इजराइल और पैलेस्टीन मिडिल ईस्ट के दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर सिर्फ 20 मिनट में 5000 रॉकेटों से हमला किया। इस लड़ाई का मुख्य कारण ये जगह है जिसमें इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा आते हैं। इजराइल के लोग इस पूरे इलाके को अपना मानते हैं, वहीं पैलेस्टीन के लोग भी इस इलाके को अपना ही मानते हैं और कहते हैं कि इजराइल ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, ये जमीन उनकी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इतिहास क्या कहता है, आखिर ये जमीन किसकी है, इजराइल की या फिर पैलेस्टीन की, और क्या सदियों से चली आ रही इस लड़ाई का कोई समाधान निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं। इस जगह पर जेरूसलम नाम का एक शहर है जो कि दुनिया के 3 बड़े धर्मों की आस्था से जुड़ा है। ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के लिए जेरूसलम एक पवित्र शहर है। आज से करीब 5000 साल पहले जेरूसलम में इंसानों ने बसना शुरू किया। आज से 3000 साल पहले यहूदियों यानी ज्यूस के किंग डेविड ने जेरूसलम को अपने जूइश किंगडम की राजधानी बनाया। किंग डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन ने जेरूसलम में ज्यूइश यानी यहूदियों के लिए पहली रिलीजियस प्लेस बनवाई। ज्यूस के इतिहास में किंग सोलोमन का बहुत सम्मान है। इस तरह देखा जाए तो जेरूसलम ज्यूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है। आज से 1987 साल पहले जेरूसलम में जीसस क्रिस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। इस तरह क्रिश्चियंस के लिए भी जेरूसलम एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। इस इंसिडेंट के करीब 600 साल बाद जेरूसलम मुस्लिम्स के लिए भी एक बहुत रिलीजियस प्लेस बन गया, क्योंकि इस्लाम में ये मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरूसलम से ही स्वर्ग की यात्रा की थी। यानी तीनों ही रिलीजन्स के लिए जेरूसलम एक पवित्र शहर है और तीनों ही रिलीजन के लोगों ने हमेशा जेरूसलम पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की है। चाहे कुछ भी हो जाए, जेरूसलम पर कब्जे को क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूस ने हमेशा अपनी आन बान और शान से जोड़ कर देखा है। जेरूसलम पर कब्जे के लिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच 200 सालों तक युद्ध लड़े गए। इन बैटल्स को हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। पर बीती कुछ सदियों में इस जगह पर ज्यूस यानी यहूदियों और मुस्लिम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इजराइल यानी वह देश जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यूस यानी यहूदी लोगों की है। एरिया वाइज इजराइल भारत के केरल से भी छोटा है, पर ये देश आज हर मामले में दुनिया के कई बड़े देशों से आगे है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। साल 1948 में इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया था। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे कई सालों पुराना इतिहास है। पैलेस्टीन यानी वह देश जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम को मानती है। पैलेस्टीन के भी 2 भाग हैं। इनमें एक रीजन को वेस्ट बैंक कहते हैं, वहीं दूसरे रीजन को गाजा कहते हैं। ये दोनों ही रीजन इजराइल के अंदर ही आते हैं। इजराइल देश 1948 में बना। इससे पहले इस रीजन पर पैलेस्टीन के मुस्लिम्स का ही कंट्रोल था। इस रीजन में साल 1517 में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 98% थी और ज्यूस की पॉपुलेशन 1.7% थी, यानी 2% से भी कम। पर साल 1947 आते आते यहाँ मुस्लिम की पॉपुलेशन 98% से रिड्यूस होकर सिर्फ 68% ही रह गई थी। पिछले 400 से 500 सालों तक इस जगह पर मुस्लिम्स ही रहते थे और ज्यूस यानी यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर रेफ्यूजी थे। पर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे अत्याचारों के कारण यहूदी यानी ज्यूस इस जगह पर आकर बसने लगे और साल 1948 में इजराइल देश बना। पर क्या इस रीजन को क्या ज्यूस ने कैप्चर किया है? आइए जानते हैं। आज दुनिया में यहूदियों यानी ज्यूस का एक ही देश है, इजराइल। यहूदियों का लंबा इतिहास रहा है। इस रिलीजन को मानने वाले क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलीजन के भी पहले से थे, यानी ज्यूइश रिलीजन या यहूदी रिलीजन। जुडाइज्म सबसे पुराना रिलीजन है। करीब 2200 साल पहले ज्यूस का अपना किंगडम था। यह वही जगह था जहां आज इजराइल है। उनके रिलीजन को
3000 साल पुराना माना जाता है। इस रिलीजन की शुरुआत भी जेरूसलम से पैगंबर इब्राहिम ने की थी। पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों यानी ज्यूस की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। यहूदियों यानी ज्यूस की लैंग्वेज हेब्रियू और उनका रिलीजियस टेक्स्ट तनक है। ये जेरूसलम और यूदा के इलाकों में रहते थे। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी स्टेट बना, लेकिन 930 बीसी में किंग सोलोमन के बाद इसका डिक्लाइन होने लगा। 700 बीसी में असीरिया सिविलाइजेशन से यहूदी बिखर गए, लेकिन 72 बीसी में रोमन एम्पायर के अटैक के बाद यहूदी दुनिया भर में इधर उधर फैल गए। इधर क्रिश्चियनिटी के बढ़ने से यहूदियों यानी ज्यूस के प्रति नफरत बढ़ने लगी, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना था कि जीसस क्रिस्ट को क्रूसीफाई यहूदियों ने ही किया था। यहूदियों पर कई सारे अत्याचार होने लगे। 19th सेंचुरी में थियोडर हर्जल, जो कि एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने यहूदियों यानी ज्यूस के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में एक रिजोल्यूशन लिया कि वे सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और अपने लिए एक अलग देश बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने ज़ायनिस्ट कांग्रेस एस्टेब्लिश की। साल 1904 में थियोडर हर्जल की डेथ के बाद ज़ायनिस्ट कांग्रेस यहूदियों के लिए बहुत प्रभावशाली संस्था बन चुकी थी। दुनिया भर में यहूदियों पर कई सारे अत्याचारों के बाद यहूदियों ने एक बार फिर उस जगह पर बसना शुरू किया जहां से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी, और साल 1948 में यहूदियों ने अपना एक देश बनाया जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। वहीं ग्रीक राइटर्स के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि 12th सेंचुरी में इस रीजन को पैलेस्टीनियंस ने कैप्चर किया था। पूरे इतिहास में पैलेस्टीन पर कई किंगडम्स ने रूल किया है, जिनमें असीरियन, बेबीलोनियन, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और अरब्स आते हैं। साल 1517 से साल 1917 तक ऑटोमन एम्पायर ने इस रीजन पर रूल किया। ऑटोमन एम्पायर के रूल के टाइम पे ऐसे लोग जिन्हें पैलेस्टीनियंस कहा जाए इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करते थे। हालांकि यहाँ पर 92% मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती थी। इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स और यहूदियों यानी ज्यूस के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने वादा किया कि अगर युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार हुई तो यहूदियों को एक अलग देश दिया जाएगा। इसके बाद से यहूदियों यानी ज्यूस ने जेरूसलम की ओर पलायन शुरू कर दिया। वहीं इस युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की तो हार हुई, लेकिन यहूदियों से किया गया वादा भी पूरा नहीं हुआ और ये रीजन जो अब तक ऑटोमन एम्पायर के पास था, इस रीजन को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान इंट्रोड्यूस किया, एक इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट और दूसरी मुस्लिम स्टेट। जेरूसलम शहर, जो कि ज्यूस और मुस्लिम्स दोनों ही रिलीजन के लिए पवित्र था, उसे इंटरनेशनल रीजन डिक्लेयर किया गया। ज्यूइश यानी यहूदी लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन के इस प्लान को एक्सेप्ट किया, वहीं पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स ने इस प्लान का अपोज किया। उनका मानना था कि इस रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, इसी वजह से पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को इस रीजन का ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। मई 1948 में इस रीजन से ब्रिटेन हट गया और इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लगभग तुरंत ही आसपास की अरब कंट्रीज इजराइल की स्थापना को रोकने के लिए आगे आई। 1948 में हुए अरब इजराइल वॉर में इजराइल और 5 अरब कंट्रीज जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान शामिल थे। इस वॉर में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन 5 अरब कंट्रीज को हरा दिया। जुलाई 1949 में वॉर के अंत तक इजराइल ने इस रीजन के 2/3 से ज़्यादा हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, जबकि जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल कर लिया। वहीं थोड़ी बहुत जगह पैलेस्टीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कैप्चर कर लिया।
इस वॉर के कारण पैलेस्टीन का एग्जिस्टेंस न के बराबर हो गया था। इस वॉर में इजराइल ने पैलेस्टीन के 50% से ज्यादा के हिस्से को कैप्चर कर लिया। इस वॉर की वजह से लगभग 7 लाख अरब पैलेस्टीनियंस को बतौर रेफ्यूजी अपना देश छोड़ना पड़ा। अरब इजराइल वॉर के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1968 में दोबारा इजराइल पर अटैक करने का प्लान बनाया। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर अटैक कर दिया। हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान पहुंचा। इस वॉर में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया। बाद में कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के कारण इजराइल को सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा पैलेस्टीन कब्जे में था। इस वॉर को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल का पैलेस्टीन पर पूरा कंट्रोल हो चुका था। इसके बाद पैलेस्टीन के लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजराइल की एक्टिविटीज और रिप्रेसिव पॉलिसीज का विरोध करने लगे। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जिसका नाम पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई छुटपुट बमबारी करी, फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश इजराइल की एम्बेसीज पर हमले किए, इजराइल के कई प्लेन्स हाईजैक किए। इस दौरान इजराइल में वायलेंस बढ़ने लगा। इसके तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है। दोनों देशों के बीच पीस एस्टैब्लिश करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड एग्रीमेंट होता है। इसमें यह डिसीजन लिया गया कि पैलेस्टीन इजराइल को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव माना। इस एग्रीमेंट में यह भी डिसीजन लिया गया कि पैलेस्टीन गवर्नमेंट वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्रोल करेगी। इस एग्रीमेंट के लिए इजराइल के यिट्ज़ैक रैबिन और पैलेस्टीन के यासिर अराफात को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। पर यह पीस एग्रीमेंट सिर्फ 5 सालों के लिए ही किया गया था। इसके बाद दोबारा पीस एग्रीमेंट के लिए इजराइल और पैलेस्टीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस एग्रीमेंट में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह पीस एग्रीमेंट टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों ही कंट्रीज के बीच किसी भी इशू पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी पॉलिसीज में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8,000 सोल्जर्स को हटा दिया। हमास, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज वाली पैलेस्टीन की पॉलिटिकल पार्टी है, यह साल 1987 में गाजा में शेख अहमद यासीन के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। हमास का ऑब्जेक्टिव इजराइल को खत्म करना है और इस पूरे रीजन में इस्लामी स्टेट को इस्टेब्लिश करना है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। वही कतर, टर्की, ईरान और कई अरब कंट्रीज हमास को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी ओर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी पॉलिटिकल पार्टी फतह हमास को अपनी गवर्नमेंट में लेने से मना कर देती है। इसके बाद साल 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर कंट्रोल हो जाता है। इस कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है और फतह का सिर्फ वेस्ट बैंक वाले रीजन पर कंट्रोल रह जाता है। हमास के आने से पैलेस्टीन की पॉलिटिक्स में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। पैलेस्टीन के इन दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। इस कारण इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही कंट्रीज के बीच डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बड़े हैं। हमास गाजा स्ट्रिप में राइट विंग आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म के नशे में हमास गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करता रहता है। इन हमलों में अब तक इजराइल के कई लोगों की जानें चली गई है। इन हमलों से बचने के लिए ही इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम बनाया है। ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक प्रोटेक्शन कवर की तरह काम करता है। यानी यह अपनी तरफ 100 रॉकेट आता देखता है तो वह 90 को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी 90% एक्यूरेसी है इस सिस्टम की। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने सिर्फ 20 मिनट में इजराइल पे जो 5,000 रॉकेट दागे, उसमें यह आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से सफल नहीं रहा और कई सारे रॉकेट इजराइल में अंदर घुसे और कई सारे लोगों की जानें चली गई।
इसराइल और पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कई सदियों से चले आ रहे हैं। क्या इन दोनों देशों के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, या फिर अभी तक जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता आया है वैसा आगे भी रहेगा? कोई भी युद्ध में दोनों ही कंट्रीज का नुकसान होता है, काफी सारे आम लोगों की जानें चली जाती है, दोनों ही देशों की इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट होती है। क्या दो रिलीजन्स के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।